Good morning, students. Please raise your hand for attendance. If audio and video is clear, then please raise your hands. Okay, thank you. Yesterday we have discussed about oxidation reduction in terms of metals and non-metals. देखिए मैंने आपको 5 types of chemical reaction जो थे वो मैंने आपको explain कर दिए. First one combination, second is its opposite which is dissociation reaction, next is single displacement, and fourth one is double displacement, and fifth chemical reaction is oxidation reduction reaction, in which oxidation and reduction both are happening. दोनों ही हो रहे हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है. दे आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. तो ये 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन थी. अब जो 5th टाइप की केमिकल रिएक्शन थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसके एवरीडे लाइफ में डेली लाइफ के अंदर जो हमें लाइव एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं उससे रिलेटेड ये टॉपिक है. तो इसमें देखिए इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ. इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ. ऑक्सीडेशन के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं हमारी डेली लाइफ में. देखिए डैमेजिंग इफेक्ट है इसकी, अच्छे इफेक्ट नहीं है, डैमेजिंग इफेक्ट है. ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल्स एज वेल एज ऑन फूड. मेटल्स के ऊपर और फूड के ऊपर दोनों पर ही डैमेजिंग इफेक्ट है ऑक्सीडेशन की. मतलब कि ऑक्सीडेशन के बाद मेटल्स भी खराब हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है. बेसिकली हम लोग मेटल्स को क्यों यूज करते हैं? स्ट्रक्चर बनाने के लिए, शेप को मेंटेन रखने के लिए. ठीक है, किसी भी स्टेट कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो मेटल्स पे डिपेंड करती है. किस पे डिपेंड करती है? मेटल्स पे. क्योंकि आयरन और स्टील का यूज किया जाता है मोस्टली कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए. तो मेटल्स जो है वो एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. और मेटल जो है वो कुरोड होते हैं. कुरोड होते हैं मतलब उन पर जंग लग जाती है. किसके कारण से? ऑक्सीडेशन के कारण से. बिकॉज मेटल्स आर रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द एयर. क्योंकि मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं. जो ऑक्सीजन कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारे आसपास सराउंडिंग में, एयर में प्रेजेंट है. 21% ऑक्सीजन है एटमोस्फेयर में, 78% जो है वो नाइट्रोजन है. तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो है जो है उसको इनर्ट गैस बोला जाता है. तो नॉन रिएक्टिव गैस है, ज़्यादा रिएक्शन नहीं करती है ऑक्सीजन के साथ. लेकिन जो मेटल्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और मेटल की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको कम कर देंगे. तो हमें मेटल्स को क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा. ब्रिजेस बना रखे हैं, बिल्डिंग्स बना रखी हैं, जहाँ पर भी हमने मेटल्स का यूज किया है उसके ऊपर हमें 3-4 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद उसको दोबारा से पेंट करना पड़ेगा, ताकि हम उसकी ऑक्सीजन के साथ जो सप्लाई है वो कट ऑफ कर दे. अगर मेटल ऑक्सीजन के सप्लाई में नहीं आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो उसका कोरोजन नहीं होगा. तो इसलिए हम उनको पेंट करते हैं, ऑयल लगाते हैं, वार्निशिंग की जाती है. और फूड जो है वो भी ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हो जाता है? रेंसिड हो जाता है. रेंसिड, रेंसिड का मतलब है बासी, बासी खाना. तो जो रेंसिड फूड है वो किस कारण से हो रहा है? क्योंकि जो भी हम फूड मटेरियल बना रहे हैं उनके अंदर फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं. ऑयल से प्रिपेयर किया जाता है फूड, तो ऑयल के अंदर होता है फैट. और जो फैट है उसकी एक प्रॉब्लम है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है. तो जो ऑयल है, जो फैट है, वो अपने आसपास ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और नए कंपाउंड्स बनाएगा जो हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे, जिनको हम ईट अप नहीं कर सकते, खा नहीं सकते हैं. तो रेंसिड फूड जो होगा उसमें से स्मेल आएगी, उसके साथ साथ उसका जो टेस्ट है वो अनप्लीजेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा. तो मेटल्स और फूड दोनों पर ही डैमेजिंग इफेक्ट हैं. किसके? ऑक्सीडेशन के. अब मोस्ट कॉमन जो इफेक्ट हैं वो दो इफेक्ट हैं. देखिए यहाँ पर लिखे गए हैं. फर्स्ट वन इज कोरोजन ऑफ मेटल, सेकंड वन इज रेंसिडिटी ऑफ फूड. फूड का रेंसिड हो जाना, उसमें से स्मेल आना और उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाना. ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इफेक्ट को डिस्कस करते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल्स. कोरोजन ऑफ मेटल्स, इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कोरोजन ऑफ मेटल्स की. दिस इज द डेफिनेशन. कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली. कोरोजन एक प्रोसेस है जिसमें जो मेटल्स है वो ईटन अप, धीरे धीरे वो क्या होते जाते हैं? खत्म होते जाते हैं. ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब लगातार, कंटिन्यू चलती रहेगी ये प्रोसेस. बाय द एक्शन ऑफ एयर, बाय द एक्शन ऑफ एयर. एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पर बाय द एक्शन ऑफ एयर लिख सकते हैं या बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं. बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, वाटर की भी जरूरत पड़ती है. जो आयरन है वो ऑक्सीजन प्लस वाटर दोनों से रिएक्ट करके
रस्ट बनाता है, जंग लगाता है। तो आयरन के ऊपर जो रस्टिंग आ रही है उसमें ऑक्सीजन भी वर्क करती है और उसमें वाटर वेपर भी वर्क करते हैं, तो दोनों ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो इसीलिए लिखा गया है बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एक केमिकल ऑन देयर सरफेस। या मेटल के ऊपर हम लोग किसी केमिकल को डालते हैं तो मेटल जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिजोल्व होने लगता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन द सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था जिसमें हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने वाला मैंने आपको बताया था। इवोल्यूशन ऑफ गैस, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में हमने केमिकल रिएक्शन यूज की थी जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की। तो सल्फ्यूरिक एसिड में जैसे ही मैं जिंक की स्ट्रिप को ऐड करता था तो जिंक यहाँ से निकल करके H2SO4 में डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेटल जो है वो डिजोल्व हो रहा है, धीरे धीरे जिंक इस स्ट्रिप से कम होता जा रहा है। तो एसिड के कारण भी जो मेटल्स हैं उनका क्या हो सकता है, कुरोजन हो सकता है। और ये एसिड के कारण जो कुरोजन होगा ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में और उससे नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड और थर्ड चैप्टर के अंदर आएंगे। सेकंड चैप्टर में हम एसिड पढ़ेंगे और एसिड की रिएक्शंस पढ़ेंगे मेटल्स के साथ क्या होती हैं। इसी तरह से थर्ड चैप्टर के अंदर मेटल नॉन मेटल्स आएंगे, तो मेटल्स की रिएक्शन आएंगी विद एसिड, विद बेसेस, विद सॉल्ट। तो कुछ केमिकल्स के थ्रू भी मेटल का क्रोजन हो सकता है। ये बाकी सब नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। अभी एक ही केमिकल रिएक्शन है इससे रिलेटेड आपके सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर के अंदर, बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। कि जब आयरन जो है वो रिएक्शन करेगा, जब मेटल जो है ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो धीरे धीरे वो ईट अप होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे कोरोजन। सो इट इज ए केमिकल प्रोसेस जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। और इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। द कॉमन एग्जांपल इज रस्टिंग ऑफ आयरन। केमिकल रिएक्शन में लिखता हूँ, बैलेंस आप लोग देखेंगे इसको कि किस तरह से की जाती है बैलेंस की। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द केमिकल इक्वेशन। और इस केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आ रही होगी कि यहाँ पर ये एक्स क्या लिखा गया है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स नहीं है। तो आप एक्स की जगह 1 2 3 जो भी आपका मन करे वो लिख सकते हैं। नोट्स के अंदर एक्स के प्लेस पर 2 पुट किया गया है, यहाँ पर 4H2O लिखा हुआ है और यहाँ पर 2H2O लिखा हुआ है। तो एक्स जो है वो है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एक्स सिंबल यूज किया गया। आप उसकी जगह पर जो भी 1 2 3 नंबर्स को लिख सकते हैं, इंटीग्रल नंबर्स को आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब इस केमिकल रिएक्शन में देखिए, दिस इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। कि आयरन के ऊपर रस्टिंग कैसे आती है। दिस इज द प्योर आयरन, सो आई एम राइटिंग इट एज आयरन मेटल। डार्क ग्रे कलर का होता है, बेसिक कलर जो है वो ग्रे है तो इसको ग्रे लिख सकते हैं। दिस इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इट इज ए गैस एंड कलरलेस गैस। वाटर, water is also colorless. Next, this is called hydrated iron oxide. Hydrated iron oxide, इसी हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, रस्ट। कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन। सो दिस इज द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आयरन ऑब्जेक्ट है, आयरन का जो मेटल है, मेटल ऑब्जेक्ट है, वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द एयर एंड इट इज ऑल्सो रिएक्टिंग विद द वाटर। तो ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ कंबाइन होकर के क्या बना रहा है, Fe2O3। इट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, या आप इसको लिख सकते हैं हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। हाइड्रेटेड वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े होंगे। जो रस्ट है वो ड्राई भी हो सकती है, जो रस्ट है वो ड्राई भी हो सकती है, जो
आयरन है वो डायरेक्टली किससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से और वाटर से, और रिएक्शन करके ये जरूरी नहीं है कि ये बने H2O इसके अंदर क्रिएट हो, सिर्फ Fe2O3 भी बन सकता है। Fe2O3 बनेगा तो वो जो रस्ट होगी वो एकदम ड्राई होगी, ड्राई रस्ट होगी। आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी रस्टिंग आएगी वो एकदम ड्राई रस्ट होगी। आप उसको हैंड से स्क्रैच करेंगे तो जैसे ही आप उसको स्क्रैच करेंगे वो रस्ट जो है उससे रिमूव होनी स्टार्ट हो जाएगी और बिल्कुल ड्राई होगी, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। लेकिन कभी कभी रस्ट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, वो वेट भी होती है, मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट होने का रीजन है कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये वही रिएक्शन लिखी गई है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, हाइड्रेटेड। ठीक है, जो हाइड्रा वर्ड है वो वाटर के लिए यूज किया जाता है, तो इट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। इट इज कॉल्ड रस्ट एंड विच कलर, रेड ब्राउन। तो आयरन ऑक्सीजन और H2O के साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाता है और इसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोला जाता है। अब इस केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ये बैलेंस है, वैसे तो आप Fe लिखेंगे, O2 लिखेंगे और H2O लिखेंगे, 2xH2O, xH2O लिखेंगे, फिर आप इसको बैलेंस करके देखेंगे, ये आपका वर्क है। इसके बाद में ये किस टाइप की रिएक्शन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, सो इट इज ऑक्सीडेशन। एक और है ये प्रोसेस, कौन से वाली है, देखिए जिसमें रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा है और प्रोडक्ट सिर्फ एक बन रहा है। प्रोडक्ट सिर्फ एक है, ओनली वन प्रोडक्ट। फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर रिएक्टेंट दो से ज्यादा है, तीन रिएक्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक है, इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। एंड दिस इज रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी की वजह से जो आयरन ऑब्जेक्ट हैं उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर इसकी लेयर आ जाती है रस्ट की। और ये जो रस्ट की लेयर है ये काफी सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, तो इसको इजीली स्क्रैच करके क्या किया जा सकता है, उतारा जा सकता है आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर से। और एक बात और है, अभी मैंने आपको बताया था कि इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से जो आयरन ऑब्जेक्ट है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आयरन को वाटर और ऑक्सीजन से कट ऑफ करना पड़ेगा, ताकि उसको ऑक्सीजन और वाटर की सप्लाई मिले ना। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आयरन ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर जिंक की लेयर लगा देते हैं, जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। मेरे पास ये आयरन ऑब्जेक्ट है और मैंने जिंक मेटल को मेल्ट करके आयरन ऑब्जेक्ट को जिंक मेटल के अंदर डाल दिया, तो जैसे मैं इसको बाहर निकालूंगा इसके चारों तरफ जिंक की लेयर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल्स को बचा सकते हैं रोड होने से। और एक प्रोसेस और होती है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग का मतलब होता है एल्यूमिनियम की लेयर लगाना। कोई भी ऑब्जेक्ट है, आयरन ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम लोग एल्यूमिनियम की लेयर लगा देते हैं, उसको बोला जाता है एनोडाइजिंग। ये आगे के चैप्टर्स में आएंगी ये प्रोसेसेस भी, अभी सिर्फ आपको इनके नाम समझने हैं कि गैल्वेनाइजेशन क्या था, जिंक की लेयर को डिपॉजिट करना। एनोडाइजिंग क्या है, एल्यूमिनियम की लेयर को लगाना किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर, दिस इज एनोडाइजिंग। और इसी तरह से हम लोग पेंट कर सकते हैं, मेटल के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर कंटिन्यू क्या करना पड़ता है, पेंट करना पड़ता है। कि अभी पेंट कर दिया, फिर थोड़े टाइम बाद फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए देखेंगे कि कहाँ कहाँ से पेंट जो है खराब हो चुका है, दोबारा करना पड़ेगा फिर। तो इस तरह से जो भी ब्रिजेस हैं, मेटल के जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं अभी, तो उनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, ताकि वो ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन ना करें और उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो और कोरोजन का जो इफेक्ट है वो क्रिएट ना हो। नेक्स्ट, सेकंड देखिए, रेंसिडिटी ऑफ फूड। देखिए रेंसिडिटी ऑफ फूड का कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं है आपके सिलेबस के अंदर। सेकंड जो इफेक्ट है विच इज रेंसिडिटी ऑफ फूड। जो फूड है वो रेंसिड हो जाएगा, वो बासी हो जाएगा। उसका जो स्मेल है एंड टेस्ट, जो स्मेल और टेस्ट है वो कैसा हो जाएगा, दोनों ही अनप्लीजेंट हो जाएंगे। दोनों ही अच्छे नहीं लगेंगे हमें रेंसिड फूड के। और ये इसके लिए आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज अनफिट फॉर ईटिंग। ये खाने के लिए अनफिट होगा,
इसको खा करके बीमार भी पड़ सकते हैं। तो ये जो रेंसिड फूड है, इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि फूड मटेरियल के अंदर होते हैं फैट मॉलिक्यूल्स, और जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं किससे? रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फूड को क्या कर देते हैं? जो फूड है वो क्या हो जाता है? रेंसिड हो जाता है। तो रेंसिड फूड क्या होता है? जिसकी स्मेल और टेस्ट अनप्लीजेंट होता है और जो अनफिट है खाने के लिए। कारण क्या क्या बताया मैंने आपको? जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं जो भी फूड मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और फूड को क्या कर देते हैं? रेंसिड कर देते हैं। सो दिस इज रेंसिडिटी ऑफ फूड। अब ये जो रेंसिडिटी ऑफ फूड है इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? हमारे पास कुछ मेथड होंगे इसको प्रिवेंट करने के लिए, तो वो मेथड सुनिए। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड। फर्स्ट इज, देखिए पहला हमारे पास क्या तरीका होगा कि हम फूड को किस तरह से प्रिवेंट कर सकें। हम ये रेंसिडिटी की जो प्रोसेस है इसको रिटार्ड कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड। ये प्रोसेस को रोक नहीं सकते, कम कर सकते हैं इसको। रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज किया जा सकता है। प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय storing the food in refrigerators. In refrigerators, देखिए हम लोग क्या करते हैं? रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए फूड को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं। कारण सुनो क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में स्टोर करने से मटेरियल हो जाएगा ठंडा, और अगर हम मटेरियल को ठंडा कर रहे हैं, कूल डाउन कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो टेम्परेचर कम करने पर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाती है। देखिए आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी है, डिसोसिएशन रिएक्शन पढ़ी है, तो रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम हीट एनर्जी देते हैं। तो आप एक चीज याद कर लीजिए, हीट एनर्जी देने से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज हो जाती है, रिएक्शन फास्ट होगी। और अगर हम उसका टेम्परेचर कम कर देंगे तो रिएक्शन स्लो होगी। अब जैसे कि मेरे पास आयरन ऑब्जेक्ट है, एक आयरन ऑब्जेक्ट को तो मैंने रखा 27 डिग्री सेल्सियस पर रूम टेम्परेचर पर, और एक आयरन ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रख दिया? रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अब दोनों में से किसमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी? तो आंसर है 27 डिग्री सेल्सियस पर। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन को कम करने के लिए जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है वो तो होगी, नो डाउट। फूड जो है वो रेंसिड होगा। एक दिन में हो रहा है तो अगर रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो 3 दिन बाद होगा या 4 दिन बाद होगा। तो हम सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर रहे हैं, हम रिएक्शन को रोक नहीं सकते। तो रेट ऑफ रिएक्शन को रिटार्ड करने के लिए, रिटार्डेशन आपने वर्ड पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करना, तो रेंसिडिटी को रिटार्ड करने के लिए, इस रिएक्शन को रिटार्ड करने के लिए हम उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देते हैं फूड को, ताकि वो ठंडा हो जाए और कम टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो रिएक्शन धीरे धीरे होगी, होगी जरूर लेकिन स्लो होगी। दूसरा तरीका देखिए क्या है, हम उसको लाइट से दूर रख सकते हैं। स्टोर फूड अवे फ्रॉम द लाइट। स्टोर फूड अवे फ्रॉम द लाइट। लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी पड़ेगी तभी तो उसको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए रेफ्रिजरेटर के अंदर एक बल्ब लगा होता है और एक स्विच भी लगा होता है। तो आप जैसे ही उसका डोर क्लोज करते हैं तो रेफ्रिजरेटर की लाइट भी बंद हो जाती है। डोर ओपन करते हैं तब लाइट ऑन होती है, डोर क्लोज करते हैं तो लाइट भी ऑफ हो जाती है। लाइट ऑफ होने का रीजन क्या है? खाने को अंधेरे में रखने का रीजन क्या है? उसका कारण ये है कि उसको लाइट एनर्जी ना मिले। लाइट एनर्जी नहीं मिलेगी तो मटेरियल जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो फूड को रेंसिड होने से प्रिवेंट करने के लिए
हम उसको लाइट से भी दूर रखते हैं। अगर लाइट में रख देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस फास्ट हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, खाना जो है वो जल्दी से रैंसिड हो जाएगा, बासी हो जाएगा, खराब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग फूड को स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। किसका यूज कर सकते हैं? एयर टाइट कंटेनर्स का यूज कर सकते हैं। तो एयर टाइट कंटेनर यूज करेंगे तो हम उसकी ऑक्सीजन से और वाटर से जो है सप्लाई कट ऑफ कर देंगे, मॉइस्चर से। मेनली तो ऑक्सीजन से कट ऑफ करनी है सप्लाई। तो ऑक्सीजन से जैसे ही कट ऑफ होगी सप्लाई फूड मटेरियल की, तो वो क्या नहीं होगा, रेंसिड नहीं होगा। लेकिन जब हम फूड को रख रहे थे और कंटेनर को क्लोज कर रहे थे, कंटेनर को क्लोज कर रहे थे, उस समय उसके अंदर जो ऑक्सीजन चली गई थी वो ऑक्सीजन फूड के साथ रिएक्शन करेगी, वो ऑक्सीजन तो फूड के साथ रिएक्शन करेगी, तो थोड़ा बहुत रेंसिड होगा। लेकिन एक क्लोज कंटेनर के अंदर ये जो रेंसिडिटी की प्रोसेस है ऑब्वियसली स्लो हो जाएगी, क्योंकि उसको बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अंदर के जो गैसेज है वो बाहर नहीं जा पाएंगी और बाहर की जो गैसेज है वो अंदर नहीं आ पाएंगी। तो ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगी जिसमें मटेरियल ट्रांसफर नहीं हो सकते। ठीक है, तो एक क्लोज कंटेनर का या एयर टाइट कंटेनर्स का यूज करके हम रेंसिडिटी की जो प्रोसेस है उसको रिटार्ड कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं जिसमें फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड्स होते हैं। फैट एंड ऑयल कंटेनिंग food materials are packaged with nitrogen gas। जो नाइट्रोजन गैस है वो इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस है मतलब कि वो फूड मटेरियल्स के साथ, मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं करती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स हैं, जैसे कि पैकेट्स जो आते हैं जिसमें फैट होती है, ऑयल कंटेनिंग होती है, हम लोग यूज करते हैं, चिप्स का यूज करते हैं। इसी तरह के जो भी पैकेट्स आते हैं, भुजिया यूज कर रहे हैं, तो ये जो पैकेट्स हैं इनके अंदर कौन सी गैस फिल कर दी जाती है? इनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है। नाइट्रोजन गैस फिल करने से क्या होगा, जो नाइट्रोजन है वो तो रिएक्शन नहीं करेगी फूड मटेरियल के साथ, तो फूड मटेरियल रेंसिड नहीं होगा जब तक कि वो पैकेट ओपन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो रेंसिडिटी को डिक्रीज किया जा सकता है। हम लोग जो फूड मटेरियल्स हैं उनको नाइट्रोजन गैस के साथ स्टोर कर देंगे। क्या कारण बताया मैंने नाइट्रोजन के साथ स्टोर करने का? बिकॉज नाइट्रोजन इज ए नोबल गैस, इट इज ए इनर्ट गैस। इट इज नॉट ए नोबल गैस, ये इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस है मतलब कि अनरिएक्टिव गैस है। अनरिएक्टिव गैस है तो फूड मटेरियल के साथ रिएक्शन नहीं करेगी और जो फूड मटेरियल है वो रेंसिड नहीं होंगे। जो फूड मटेरियल्स हैं वो रेंसिड नहीं होंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखो। अब मैं आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस बताता हूँ आपके इस चैप्टर में कहाँ कहाँ पर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस लिखी गई हैं और क्या डेफिनेशन है उनकी। देखिए सबसे पहले एंडोथर्मिक रिएक्शंस देखिए। endothermic reactions, those reactions in which heat energy is absorbed, heat energy or energy is absorbed, the reactions in which energy is absorbed, or you can say that in which energy is given by external source, comma, are called endothermic
रिएक्शंस। देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है? वो रिएक्शंस जिनके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी हमें देनी पड़ती है बाय एक्सटर्नल सोर्स। हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, किसी भी तरह से एनर्जी दे सकते हैं। ये आपने डिसोसिएशन रिएक्शन में पढ़ा था, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन एंड फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो तीनों ही रिएक्शंस के अंदर एनर्जी हमें देनी पड़ रही थी, तो इसीलिए वो रिएक्शंस कौन सी थी? वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस थी। अब इसके एग्जांपल्स देखिए। एग्जाम्पल वैसे तो आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल ये था कि हमें कैल्शियम कार्बोनेट को डीकम्पोज करना है। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसी हीट एनर्जी देते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन में क्या कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएट हो जाता है। तो हीट एनर्जी देने से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इनमें डिसोसिएट हो जाएगा। ये हीट एनर्जी हमने प्रोवाइड की, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएट हो गया। नेक्स्ट आपने वाटर का डिसोसिएशन पढ़ा था, जिसमें हमने किसकी हेल्प ली थी? इलेक्ट्रिसिटी की। और कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लास्ट जो था वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन था, जिसमें AgCl का यूज किया था हमने, और Ag क्रिएट हुआ था, और कौन सी गैस बनी थी? Cl2 गैस क्रिएट हुई थी, 2AgCl। इसमें हमने क्या दिया था? फोटोलाइसिस किया था, लाइट एनर्जी दी थी। तो इस तरह से ये डिकम्पोजिशन थे, और ये सारे कौन से थे? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन थी। ये सब रिएक्शंस कौन सी थी? एंडोथर्मिक। अब और एग्जांपल देखिए, एक दो एग्जांपल्स और देखिए। शायद मैंने आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी एग्जांपल बताया था। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को भी डिसोसिएट किया जा सकता है। कैसे डिसोसिएट किया जा सकता है? ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिया, इस पर जैसे ही हमने हीट एनर्जी दी, गर्म करते ही ये किसमें डिसोसिएट हो जाएगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में और ऑक्सीजन एटम के अंदर। तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है उसको भी क्या किया जा सकता है? डिसोसिएट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी। या ये भी हो सकता है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एनर्जी। देखिए जो नाइट्रोजन है, अभी मैंने आपको बताया था इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है, अनरिएक्टिव गैस है। तो इसकी रिएक्शन करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देंगे तब जाकर के रिएक्शन हो सकती है। तो रिएक्शन देखिए, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एनर्जी। We are providing the heat energy in the reaction, and the symbol is delta. The compound will be formed nitrogen monoxide, 2NO लिखेंगे इसको, ये भी एक गैस है। So nitrogen reacting with oxygen to form nitrogen monoxide। और क्या देना पड़ा? हीट एनर्जी हमें इस रिएक्शन में देनी पड़ी। सो इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह से एक रिएक्शन और थी, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड reacts with hydrogen to form methanol। कार्बन मोनोऑक्साइड reacts with hydrogen to form methanol। ये रिएक्शन भी आपने लिखी है, इट इज कॉल्ड methanol और methyl alcohol, methyl alcohol और methanol। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रही है। कैसे रिएक्शन कर रही है? हमें यहाँ पर इसको हीट एनर्जी भी देनी पड़ेगी और इसको प्रेशराइज भी करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने लिखा था 340 ATM, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना प्रेशर करना पड़ेगा। और इस रिएक्शन में आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगी। रिएक्शन करके क्या बनाएगी? मेथनॉल बनाएगी, मेथिल अल्कोहल। सो दिस इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस भी किस तरह की रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो कौन सी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं? वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। देखिए ये केमिकल रिएक्शन लिखी थी हमने, 6CO2 6H2O, ये कंबाइन होते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसको क्या लिखा था? फोटोसिंथेसिस। किसकी प्रेजेंस में होता है ये? सनलाइट की प्रेजेंस में। और क्या प्रोडक्ट बनता है? ग्लूकोज, C6H12O6 एंड ऑक्सीजन गैस। ये रिएक्शन किस में होती है? ये रिएक्शन होती है प्लांट्स में। जस्ट इसकी अपोजिट रिएक्शन होगी एनिमल्स में। हम इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेंगे
फूड मटेरियल्स के थ्रू ये हमारी बॉडी तक पहुंचेगा, हमारे ब्लड तक पहुंचेगा ये, और ब्लड से कहाँ तक जाएगा, सेल्स तक जाएगा। और सेल्स के अंदर जो रिएक्शन होती है दैट इज रेस्पिरेशन रिएक्शन। जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है वो इसकी अपोजिट रिएक्शन है। ये रिएक्शन प्लांट्स में होती है, और ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो रिएक्शन होती है वो मैं लिखता हूँ, एंडोथर्मिक में नहीं लिख सकता, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एंडोथर्मिक के एग्जांपल थे। अब आप देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है, जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होगी, मिलेगी। द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसके एग्जांपल सिंपल है, आप कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो, मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दो, सब रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो भी हो रही हैं उनमें क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज होती है। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड आर कॉल्ड exothermic reactions, are called exothermic reactions. First reaction देखिए, carbon reacts with oxygen, carbon dioxide and heat energy, light energy are released. Second, methane, CH4 जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मैथेन गैस। जो मैथेन गैस होती है इसको मार्श गैस भी बोलते हैं, क्योंकि मार्शी एरिया के अंदर ये मिलती है, दलदल जहां पर होता है वहां पर ये मिलती थी, तो इसी के नाम पर इसका मार्श गैस के नाम रखा गया। लेकिन केमिकल नेम जो है इसका, IUPAC नेम है, वो मेथेन है, CH4। ये CH4 किससे रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके दो प्रोडक्ट बनाता है, H2O, CO2, और क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है एनर्जी। इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। तो मेथेन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इट विल प्रोड्यूस H2 एंड CO2। ये क्लीनर फ्यूल है। ये कैसा फ्यूल है, क्लीनर। क्लीनर फ्यूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है। H2O वाटर एनवायरमेंट में आ जाए मॉइस्चर की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, नो प्रॉब्लम। कार्बन डाइऑक्साइड है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपने लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसीलिए इसको क्लीनर फ्यूल बोला जाता है। तो इस रिएक्शन में H2 और CO2 बन रहे हैं। इसको बैलेंस आप कर लेना किस तरह से होगी, यू नो दैट। अब देखिए रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखिए। हमारे सेल्स के अंदर क्या आया, ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ फूड मटेरियल। फूड मटेरियल एब्जॉर्ब किया किसने, इंटेस्टाइन ने। इंटेस्टाइन ने फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करके उसके अंदर से जो ग्लूकोज था वो ब्लड में मिला दिया, और ब्लड के थ्रू ग्लूकोज कहां तक पहुंचा, सेल तक। तो ये रिएक्शन सेल के अंदर होती है, सेल्स के अंदर ये रिएक्शन चल रही है अभी। ग्लूकोज जो है वो किससे रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, 6CO2 एंड 6H2O। और इस रिएक्शन में क्या रिलीज होती है, इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। और कितनी एनर्जी रिलीज होती है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि कितने पैकेट्स बन सकते हैं, 36 ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बायोलॉजी में आपने ये स्टडी किया था, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के 36 पैकेट्स जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये रिएक्शन कहां होगी, सेल के अंदर। तो देखिए ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है। ब्लड के थ्रू क्या पहुंचेगा, ग्लूकोज, और ब्लड के थ्रू ही क्या पहुंचेगी, ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी होती है। वो हीमोग्लोबिन किसको कैरी करके लाएंगे, ऑक्सीजन को कैरी करके लाएंगे। ऑक्सीजन जो है वो सेल तक आएगी। तो ये दोनों मटेरियल सेल में जैसे ही एंटर होंगे, यहाँ पर वाटर सॉल्यूशन में, एक्वेस सॉल्यूशन में ये केमिकल रिएक्शन होगी। जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, तो इसके बाद क्या बनाएगा, CO2 और H2O, और क्या रिलीज करेगा, एनर्जी। वो एनर्जी स्टोर की जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ ATP, ताकि आगे फर्दर प्रोसेसेस हो सके एनर्जी की। तो देखिए ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, रेंसिडिटी, कोरोजन ऑफ मेटल, ये सब टॉपिक मैंने आपको करवा दिए। अब आपको एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। आप रफ नोटबुक में एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए। कल मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो सारे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अभी आप रफ में प्रैक्टिस करेंगे, मैं जो आंसर्स लिखाऊंगा वो आपको लिखने हैं फेयर नोटबुक में। नाउ क्वेश्चंस, रेज योर हैंड्स, अनम्यूट, कपिल। Yes, Mr. Kapil, what is your Good, question? good morning, sir. Yes, good morning, beta.
सर मेरा ये क्वेश्चन है कि रेंसिडिटी का मटेरियल वो टेम्परेचर का मटेरियल के रेंसिडिटी पे क्या असर पड़ता है? टेम्परेचर का रेंसिडिटी पे क्या असर पड़ता है? देखिए टेम्परेचर का ऑक्सीडेशन पे असर पड़ेगा। सर म्यूट करो सर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरे पास एक फूड मटेरियल है, अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो फूड मटेरियल जो है जल्दी से रेंसिड हो जाएगा। तो उसका टेम्परेचर कम इसलिए किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में इसलिए स्टोर किया जाता है ताकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो जाए, स्लो हो जाए। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट डालते सर। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट भी यूज कर सकते हैं। ये हाँ सर, वो एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है, आपने कहीं इंटरनेट पे देखा होगा ये। यस सर। सर वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं हाँ। कि मतलब क्या क्या होते हैं सर वो? देखिए नाम से पता लग रहा है एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन को प्रिवेंट करेगा। तो फूड नहीं मटेरियल सर। के अंदर क्या होता है, एक मिनट सुनो, बात सुनो। एंटीऑक्सीडेंट यस जो होते हैं वो ऐसे, सर म्यूट करो इसको। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो ऐसे फूड में ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, जो फूड मटेरियल के चारों तरफ एक लेयर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और वो जो एंटीऑक्सीडेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को प्रिवेंट करते हैं फूड मटेरियल जो है, ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करे। और ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा मटेरियल उसमें डालना पड़ेगा कि फूड मटेरियल जो है उसका अट्रैक्शन फोर्स जो हमने एंटीऑक्सीडेंट डाला उसके साथ ज्यादा होता है, तो वो उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ करके ऑक्सीजन से जुड़ नहीं पाता। अगर ऑक्सीजन से नहीं जुड़ पाएगा तो जो फूड है वो रेंसिड नहीं होगा। नेक्स्ट। यस अपेक्षा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आस्क योर क्वेश्चन। सर मैं ये पूछ रही थी कि आपने जो रस्टिंग का रिएक्शन